गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 41 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि डियर हम लोग कास्टिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो कास्टिंग प्रोसेस में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिजाइन ऑफ स्क्रू, डिजाइन ऑफ टेप एंड डिजाइन ऑफ पोरिंग बेसिन को हम लोगों ने किया था। आज का लेक्चर हम लोग डियर क्या करेंगे, उसी के आगे अपने पैटर्न एंड पैटर्न के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन लास्ट लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर जो हम लोगों ने किया था उसका एक क्विक रिवीजन कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप होते ही होते हैं कास्टिंग में। तो सबसे पहले देखिए डियर, जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का, वो हमारा होगा पैटर्न। पैटर्न क्या पोरिंग बेसिन, इसके लिए हमने आपको बताया था डियर कि एक शॉर्ट फार्मूला आपको याद रखना है। इस तरीके का जो इक्विपमेंट होता है, यहाँ तक मोल्टेन मेटल इसमें क्या होता है, फिल रहता है। इस रेडियस को, यदि स्क्रू का डायमीटर कैपिटल डी होता था, तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वैल्यू 25 आर होती थी। और यहाँ पोरिंग बेसिन की जो हाइट हम लोग लेते थे, मोल्ड किसमें, सैंड में बनाते थे, इस एच को H इज इक्वल टू 2.5 डी हम लोग डिजाइन करते थे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। नेक्स्ट हमने आपको बताया था डिजाइन ऑफ स्क्रू। तो स्क्रू के लिए हमने आपको बताया था डियर, यहाँ पे देखिए इस इक्विपमेंट में ये अगर हम लोग एक रेक्टेंगुलर, एक हम लोग क्या करते थे, रेक्टेंगुलर स्क्रू ऐसे कंसीडर करते थे। देन आफ्टर जब हम लोग इस पे क्या करते थे, मोल्टेन मेटल को ले जाते थे। अब यहाँ से हमारा मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मेटल फिल होता था। तो ये जो स्क्रू यहाँ पे देख रहे हैं डियर, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, मोल्टेन मेटल को ऐसे कंसीडर करते थे। यहाँ का प्रेशर P1, वेलोसिटी V1 लेते थे। यहाँ 0.1, यहाँ 2 पॉइंट पर प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 लेते थे। एंड इस 3 पॉइंट, देखिए स्क्रू यहाँ से काम खत्म हो जा रहा है, इसके बाद ये रनर हो जाता है। यहाँ पे आपके क्या लगे होते हैं, स्प्लाश कोर लगे होते हैं, स्प्लाश कोर सिरेमिक के लगे होते हैं। अब यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या हो जाता था, P3, यदि पॉइंट ये 3 हो जाता था, वेलोसिटी V3। तो हम ये जानते थे डियर कि इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होता है, क्योंकि जब मोल्टेन मेटल यहाँ से इस पे गिरता है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही फ्लो करता है। तो हम ये जानते थे P3 बराबर P1 बराबर P ATM के होता था। इस वजह से अब अगर इस स्क्रू के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे स्क्रू के अंदर कहीं पर भी प्रेशर की वैल्यू यदि P3 या P1 से कम हो जाए, तो मतलब प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगा। और जहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम होता है, वहाँ पर वैक्यूम जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने डेरिवेशन से इसको किया था। जब रेक्टेंगुलर स्क्रू हम लोग लेते थे, तो यहाँ पे बर्नौली और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाने पर P2 इज लेस देन P3 आता था। तो हम कह सकते थे देन P2 इज ऑलवेज लेस देन P1, देन P2 इज ऑलवेज लेस देन P एटमॉस्फियर। इसका मतलब अगर P2 का प्रेशर कम हो जाए तो एयर इसके अंदर इंटर करना शुरू करेगी, जिस कमी को डियर हम लोग कहते थे एयर एस्पायरेशन इफेक्ट। मतलब इस स्क्रू के अंदर का प्रेशर यदि एटमॉस्फेयर से बिलो हो जाए तो एयर उसमें इंटर करना शुरू करेगी, वैक्यूम बनना शुरू करेगा तो एयर इंटर करना शुरू करेगी। अब इस इफेक्ट को निगलेक्ट करने के लिए हम इस स्क्रू की डिजाइन को करते थे। तो हम लोगों ने कौन सा डिजाइन ऑफ स्क्रू किया था, टेपर स्क्रू। इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन किया था। आइडियल केस में हमारा कैसा होना चाहिए था, पैराबोला होना चाहिए था, लेकिन हम आइडियल केस नहीं बना पाते हैं सैंड में। ये स्क्रू सैंड का बनाया जाता है, ये जो शेप हमारी है इसके चारों तरफ सैंड फिल होती है, तो इसीलिए आइडियली ऐसा बनाया जाता था, लेकिन रियल में हम लोग कैसा, टेपर स्क्रू बनाते थे। अब इसके बाद ये स्क्रू का हम लोग का डिजाइन हो जाता था। देन स्क्रू के बाद मोल्टेन मेटल रनर में आता था। अब रनर में आने के बाद मोल्टेन मेटल क्या होता था डियर, ये इसके अंदर मोल्ड कैविटी के अंदर फिल होता था। मोल्ड कैविटी के अंदर फिल होता था। फिल होने पे एग्जैक्ट जहाँ से इंटर करता था, इस एंट्री पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, गेट बोलते थे।
इस गेट के बारे में भी हमने आपको बताया था कि बेसिकली अगर हमारा गेट क्या होता था, साइड से इंटर करता था तो उसे हम लोग बोलते थे साइड गेट। चलिए, तो ये गेट जो हमारा इंटर करता था तो इसका हमने क्लासिफिकेशन आपको बताया था, टॉप गेट, सेकेंड हमने आपको बताया साइड गेट, थर्ड हमने आपको बताया था पार्टिंग लाइन गेट, पार्टिंग लाइन गेट, और नेक्स्ट हमने आपको बताया था स्टेप्ड गेट, स्टेप्ड गेट। तो इस तरीके से हम लोग गेट का यूज करते थे। अगर डियर गेट क्या होता था, ये मोल्टेन मेटल हो जाता था, ये हमारा स्क्रू हो जाता था, डायरेक्ट इसे मोल्ड कैविटी से कनेक्ट कर देते थे, मतलब इसमें रनर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। नो रनर आर यूज, नो रनर आर यूज। तो डायरेक्ट ये हमारा क्या होता था, स्क्रू से मोल्टेन मेटल सीधे मोल्ड कैविटी में इंटर करता था। तो इस तरीके के गेट को हम लोग बोलते थे टॉप गेट, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट इस मोल्ड कैविटी के ऊपर लगी है। अगर बॉटम में हम लोग लगाना चाहते थे तो ये हमारा क्या होता था, मान लो ये मोल्ड कैविटी हो जाए, अब मोल्टेन मेटल ये जाए और इस तरीके से इस कैविटी में इंटर करे। अब इस कैविटी में इंटर करेगा, देखो मोल्टेन मेटल यहाँ तक भरा है, अब ये जाएगा सीधे इसमें इंटर करेगा और ये ऊपर की ओर राइज करेगा। यदि इसका हेड ऊंचा होगा, इसका हेड डाउन होगा, तभी ये क्या करेगा, इसको प्रेशर देगा और ये ऊपर जाएगा। तो इस तरीके के गेट को बोलते थे। ये इसमें साइड से फिलिंग कर रहा है। अब इसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम आती थी कि यहाँ देखो साइड से जब फिलिंग कर रहा है तो ये मेटल आगे जाएगा, मान लो ये यहाँ तक भर चुका है, अब इस कैविटी को भरना है तो ये मेटल इसे ऊपर की ओर राइज करेगा और यहाँ से इस मेटल का वेट जो है इसे नीचे की ओर बैक प्रेशर लगाएगा इस गेट पर। तो इस बैक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इसे अप्लाई करके इसको फिल करना होगा, जिससे इस गेट पर उस लिक्विड की वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि टॉप गेट में आपकी वेलोसिटी क्या होती है, हाई होती है, हाई वेलोसिटी होती है। अब हाई वेलोसिटी होती है तो हम ये जानेंगे डियर, किसी भी लिक्विड की वेलोसिटी अगर हाई होगी तो वहाँ टर्बुलेंसिंग बनेगी, टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो टर्बुलेंट फ्लो इस सैंड पार्टिकल्स को इरोड कर सकता है और मिक्स करके मेटल में मिला सकता है। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ टर्बुलेंसी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम लोग मेटल की बात करते हैं तो हमारे पास जो मेटल होते हैं, यदि वो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करें तो जो हमारे मेटल ऑक्साइड बनेंगे, मेटल ऑक्साइड बनेंगे, इनकी डेंसिटी हमारी क्या होती है, लो होती है। इस मेटल से कोई भी मेटल हमारा है, यदि वह मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है तो उस ऑक्साइड की डेंसिटी इस मेटल से कम होगी। तो सीधी सी बात है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वह ऊपर तैरेगा और लो डेंसिटी वाला नीचे रहता है। तो इस तरीके से अब देखो, जब इसमें डेंसिटी कम होगी तो यह ऊपर तैरेगा ऑक्साइड, और हम चाहते हैं कि ऑक्साइड हमारे मेटल में मिक्स ना हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, टॉप गेट सिस्टम का यूज करते हैं। मेटल हाई वेलोसिटी से जाता है और हैवी मेटल हमारा नीचे सेटल डाउन हो जाता है और लाइट इम्प्योरिटीज ऊपर हमारी तैरती रहती हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेटेलिक ऑब्जेक्ट के लिए, मेटेलिक की कास्टिंग के लिए, मेटल की कास्टिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज कर लेते हैं टॉप गेट सिस्टम का। इसमें जो टाइम ऑफ फिलिंग होता है वह बहुत कम होता है। जो टाइम ऑफ फिलिंग हम लोगों ने इसको पढ़ा था, टाइम ऑफ फिलिंग, तो टाइम ऑफ फिलिंग क्या होता था, इस पूरे कैविटी को भरने के लिए इस गेट पर एग्जैक्ट जो वेलोसिटी होगी, इस गेट का जो एरिया होगा, इनटू जितने टाइम तक इसको फिल करने में टाइम लगेगा उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस टोटल कास्टिंग का वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमने क्या देखा था, इस कास्टिंग का, इस मोल्ड का एरिया AM ले लिया था और इसकी हाइट हमने HM लिया। अब हाइट ऑफ मोल्ड HM एंड एरिया ऑफ मोल्ड AM। तो अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, तो VM इज इक्वल टू AM इंटू HM हो जाता था। देन आफ्टर हम ये जानते थे कि फ्लो रेट इन टोटल फिलिंग टाइम, जितना टोटल फिलिंग टाइम फ्लो रेट लगेगा उसके, वो टोटल हमारे किसके होगा, VM के बराबर में होगा, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड के बराबर में होगा। हमें यहाँ से फिलिंग टाइम निकालना है तो फिलिंग टाइम बराबर VM अपॉन Q डॉट होगा। Q डॉट मतलब फ्लो रेट होगा। यहाँ से टोटल फिलिंग टाइम निकालेंगे तो VM अपॉन
क्यू डॉट बराबर एरिया ऑफ गेट इनटू वेलोसिटी ऑफ गेट होगा। क्यू बराबर एरिया इनटू वेलोसिटी के होता है। एक फार्मूला ये होता है टॉप गेट में टोटल फिलिंग टाइम के लिए इतना टाइम लगेगा, और वीएम बराबर हम लोग क्या जानते हैं, एम इंटू एच एम। एक फार्मूला ये भी होता है एम इंटू एच एम अपॉन ए जी इंटू बी जी बराबर किसके होता था, टोटल फिलिंग टाइम के होता था टॉप गेट के लिए। और जब बॉटम गेट के लिए हम लोग डेरिवेशन करते थे माय डियर, तो वहां पे फिलिंग टाइम कम ज़्यादा लगता था, क्योंकि वेलोसिटी आपकी क्या है, स्लो हो जाएगी, तो बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे जो हेड डिफरेंशियल है डेल्टा एच, जो हेड डिफरेंशियल मान लो ये टोटल हाइट ऑफ मोल्ड एच एम है और एरिया ऑफ मोल्ड ए एम है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट हम लोग मान लें एच टी। तो अब यहाँ पे देखो डियर, ये क्या होगा कि इस पे डिफरेंशियल टाइम के अकॉर्डिंग इसे हम लोग फिल करेंगे। यहाँ किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे हम लोग ले लेंगे एक प्लेट, इस प्लेट को फिल करने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो पूरे होल को, पूरे मोल्ड कैविटी को फिल करने में टाइम निकल जाएगा। तो मैंने डेरिवेशन करके बताया था कि फिलिंग टाइम फॉर बॉटम गेट के लिए जो फिलिंग टाइम टीएफ आता था वो होता था 2 इंटू ए एम इंटू एच एम अपॉन ए जी इंटू बी जी। ये दोनों फार्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मतलब बॉटम गेट सिस्टम में अगर सेम साइज की मोल्ड कैविटी टॉप गेट सिस्टम ले और वही साइज की मोल्ड कैविटी बॉटम गेट सिस्टम ले, तो उस समय उस लिक्विड को इस मोल्ड कैविटी को भरने में जितना टाइम लगेगा टॉप गेट से, तो बॉटम गेट में इसका जस्ट डबल टाइम लगता है। तो फिलिंग टाइम ऑफ टॉप गेट इज डबल फिलिंग टाइम ऑफ टॉप गेट इज इक्वल टू 2 इंटू फिलिंग टाइम ऑफ बॉटम गेट। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा होता था बॉटम गेट। अब इसके बाद एक हमने आपको बताया था पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम। पार्टिंग लाइन गेट सिस्टम का क्या मतलब होता था डियर, देखो, अच्छा बॉटम गेट किसके लिए यूज करते थे ये भी देख लो। हम ये बताए थे आपको कि जैसे मेटल के लिए ऑक्सीजन से ऑक्साइड जो बनेगा उसकी डेंसिटी लो होगी, उसी तरीके से जो एल्यूमिनियम अगर हम लोग फिल करें, एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की डेंसिटी आपकी क्या होगी, ये हाई होती है। अब जिसकी डेंसिटी हाई होगी वह नीचे सेटल डाउन होगा। हमें कास्टिंग एल्यूमिनियम की करनी थी, लेकिन उसका जो ऑक्साइड बना वह हमारी कास्टिंग में मिक्स होने लगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एल्यूमिनियम को बॉटम गेट से भरेंगे। तो देखो जो हाई डेंसिटी वाला है, लो वेलोसिटी की वजह से यह क्या करेगा, ऊपर की ओर उठता जाएगा, और लोअर डेंसिटी एल्यूमिनियम आपका नीचे रहेगा। तो इस तरीके से बॉटम गेट सिस्टम एल्यूमिनियम के लिए यूज करते हैं और टॉप गेट सिस्टम आपका आयरन के लिए। अब एक और देखो, टॉप गेट का अपना एक अलग एडवांटेज है और बॉटम गेट का अपना अलग एडवांटेज है। टॉप गेट क्या है, फिलिंग टाइम कम लेता है, बॉटम गेट फिलिंग टाइम ज़्यादा लेता है। लेकिन बॉटम गेट में क्या है कि इस पे जो हैवियर इम्प्यूरिटीज हैं वह ऊपर जाती हैं। तो अब हमने क्या किया कि इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन एडवांटेज लेने के लिए एक हमने गेट का यूज किया, पार्टिंग लाइन गेट। पार्टिंग लाइन गेट में हमने क्या किया था डियर, ये मोल्ड कैविटी को हमें फिल करना था। अब इस मोल्ड कैविटी को फिल करने के लिए हमने क्या किया, बीच में एक पार्टीशन दे दिया। अब यहाँ से देखो, ये इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब मोल्टेन मेटल आएगा डियर, इस पार्ट को, इस कैविटी को भरेगा। तो ये वाला जो एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट है, इसे मान ले 1, इसे मान ले 2। 1 वाला पॉइंट से जितना मोल्टेन मेटल इंटर करेगा वह इसको एज ए टॉप गेट फिल करेगा, एज ए टॉप गेट फिल करेगा। और 2 वाला मोल्टेन मेटल क्या होगा, इसे ऊपर जाकर फिल करेगा। यह कैसा होगा, एज ए बॉटम गेट। तो जब कास्टिंग हमारी बड़ी हो तो उस समय हम लोग दोनों का एक साथ एडवांटेज लेने के लिए टॉप गेट और बॉटम गेट यूज करते थे। अब इसके बाद एक हम लोग स्टेप गेट बनाए थे जिसमें कई सारे स्टेप लगा देते थे। बड़ी बड़ी कास्टिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट लगा देते थे। ये तो था हमारा गेट के लिए। लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने आपको बताया था डियर, जब हमने आपको डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन आपका आता है गेटिंग रेशियो से। खूब क्वेश्चन आपके आते हैं
गेटिंग रेशियो, और गेटिंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ ये किसका किसका रेशियो होता है, स्प्रू कॉमा रनर कॉमा या तो इन गेट कह लीजिए या गेट कह लीजिए, या तो इन गेट या गेट कह लीजिए। अब इनका जो रेशियो हमारा होता था, देखो यदि हम मान लें स्प्रू रनर और यहाँ पे ले लें इन गेट, तो इसमें होता क्या था कि देखिए जो सबसे मिनिमम एरिया होता था, जो सबसे मिनिमम एरिया होता था वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर वहां पे कम होगा। उस समय हम लोग क्या करते हैं, यह सपोज करो एक लिख दिया जाए 1:2:3 और 1:2:4 और 1:3:4 इस तरीके से रख दिया जाए, तो यहाँ पे हमें देखो स्प्रू की वैल्यू सबसे कम दिखाई दे रही तीनों इक्वेशन में, और सबसे ज्यादा गेट की वैल्यू दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब देखो एक टर्म होता है चोक एरिया, चोक एरिया इज द मिनिमम एरिया इन कास्टिंग में जो आपका सबसे मिनिमम एरिया होता है, मिनिमम एरिया इज कॉल्ड चोक एरिया। अब मिनिमम एरिया क्या होता है, मिनिमम एरिया आपका कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे मान लो यह हम कास्टिंग आपकी फ्लो कर रहे थे, यह स्क्रू हमारा है, अब यहाँ पे देखो ये गेट हो गया, अब इसके बाद ये मोल्टेन मेटल इंटर कर रहा है। सपोज करो यहाँ पर उसे सबसे मिनिमम एरिया मिला, स्क्रू का यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है रनर का, ये गेट हो गया, गेट का एरिया भी ज़्यादा है, हो सकता है गेट आप ऐसा यूज कर लो तो गेट का एरिया कुछ इतना हो जाए पेपर। तो इस तरीके से सबसे मिनिमम एरिया जहाँ पे मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं चोक एरिया। अब इस चोक एरिया को निकालने का भी हमारे पास फार्मूला होता था कि फ्लो रेट निकालने के लिए हम लोग इसको फ्लो रेट से निकाल लेते थे, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी से निकाल लेते थे। एरिया को हम लोग Q बराबर चोक एरिया इंटू वेलोसिटी ले लेते थे, और V बराबर हम लोग ले लेते थे √2G HT के ले लेते थे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से चोक एरिया बराबर आपका क्या हो जाता था, Q/V, V मतलब √2G HT के हो जाता था। तो इस तरीके से अगर किसी मटेरियल में हाइट ऑफ मोल्ड दिया हो और उस पर फ्लो रेट दिया हो, तो उस समय उस पर मिनिमम चोक एरिया हम लोग निकाल लेंगे, देन उस चोक एरिया को हम लोग मिनिमम एरिया मानेंगे, और उसके बाद उससे बड़े हुए एरिया हमारे कुछ और हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप इस क्वेश्चन में 1 2 3 1 2 4 या 1 3 4, तो यहाँ पे हमने आपको बताया था दो टाइप का गेट। एक हमने आपको बताया था अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में डियर क्या होता था, सबसे मिनिमम एरिया हमारा स्क्रू का होता था और सबसे मैक्सिमम एरिया आपका गेट का होता है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। और प्रेशराइज्ड गेट सिस्टम में सबसे मिनिमम एरिया, क्योंकि गेट में प्रेशराइज है मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो वहां वेलोसिटी कब ज्यादा होगी, जब गेट का एरिया मिनिमम करेंगे। तो गेट का एरिया मिनिमम करेंगे तो आपका स्क्रू का एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और गेट का एरिया आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब यहां से जब हम लोग डिजाइन करते थे तो देखो स्क्रू यहाँ 1 है, रनर 2 है, गेट 3 है, मतलब स्क्रू का एरिया मिनिमम है और गेट का एरिया मैक्सिमम है। इसका मतलब ये क्या है, ये है अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। सिमिलर यहाँ पर भी स्क्रू मिनिमम है, ये है, और गेट मैक्सिमम है, और यहाँ पर भी स्क्रू मिनिमम है, गेट मैक्सिमम है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप किसके हैं, अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के हैं। और प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम का क्या एग्जाम्पल हो जाता, 3:2:1, गेट मिनिमम हो जाता, स्क्रू मैक्सिमम हो जाता। ये हो जाता 2:1:1, कुछ भी ऐसा हो जाए लेकिन गेट का एरिया आपका मिनिमम होगा, स्क्रू मैक्सिमम होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे किसके हो जाएंगे डियर, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के हो जाएंगे। तो ये मैंने डिस्कस किया था। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी देख लीजिएगा, इस पे आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी देख लीजिएगा। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ऐसा दे देता है 1:2
2:3 कहेगा। आप बताइए कि प्रेशराइज है कि अनप्रेशराइज है। तो आपका स्क्रू मिनिमम है, गेट मैक्सिमम है, तो आप आंसर दे दोगे सर अनप्रेशराइज्ड। आपका दे दिया 3:2:2। ये दोनों भले ही सेम हो लेकिन मैक्सिमम स्क्रू है और मिनिमम गेट है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। अब अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे 1:2:1, अब आप कहोगे सर मिनिमम स्क्रू भी है मिनिमम गेट भी है, तो उस समय हमेशा गेट को वरीयता देंगे, यानी कि इसे हम लोग प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम बनाएंगे। 2:3:2, तो ये भी आपका प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन देखिए डियर कैसे आता है, इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि देखिए इन ए कास्टिंग डिस्चार्ज इज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिस्चार्ज आपका 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड दे दिया, पर मिनट दे दिया मान लीजिए। देन आफ्टर एंड हाइट ऑफ मोल्ड इज 20 सेंटीमीटर, देन डिजाइन द area of sprue, gate and runner when it is, ये गेट आपका बाद में रहेगा, when it is in ratio of 1:2:3। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा डियर, हमें निकालना होगा चोक एरिया। चोक एरिया हम लोग निकालेंगे तो Q अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा, √2G/ST हो जाएगा। देन Q की वैल्यू आपकी कितना दिया है, लगभग 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, अपॉन √2 × 9.81 इंटू ST। हाइट ऑफ मोल्ड कितना दिया रहेगा, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 0.2 मीटर, 20/100, तो ये आपका हो जाएगा 0.2 मीटर। देन यहाँ से मिनिमम चोक एरिया निकल जाएगा। अब देखो ये चोक एरिया आपका मिनिमम होता है, तो जो चोक एरिया की वैल्यू आएगी वही आपकी, देखो 1 2 3 दिया है, तो मतलब ये नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। अब यहाँ से 1 आपका सबसे मिनिमम एरिया होगा, यही आपका चोक एरिया हो जाएगा। तो जो चोक एरिया होगा, चोक एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्प्रू एरिया के हो जाएगा। स्प्रू एरिया बराबर किसके हो जाएगा, इस चोक एरिया के हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30/√2 × 9.81 × 0.2। अब इसके बाद एरिया ऑफ स्प्रू अगर हमें निकालना हो, एरिया ऑफ रनर, ये तो एरिया ऑफ स्प्रू हमारा निकल गया। हम ये जानते हैं कि नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम में ये स्प्रू होगा, ये रनर होगा, ये गेट होगा। अब देखो एरिया ऑफ रनर निकालना होगा, तो चोक एरिया में हम लोग किसका, ये 2 गुना है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ ये निकल जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 30/√2 × 9.81 × 0.2, तो ये हमारा निकल जाएगा रनर एरिया। गेट का एरिया एजी अगर हमें निकालना हो तो हम लोग इसका किस में 3 का चोक एरिया में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखो 3 है, तो चोक एरिया में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह निकल जाएगा। देन आफ्टर ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 30/√2 × 9.81 × 0.2। तो इस तरीके से ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे जब ये हमारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे। अब चलिए माय डियर आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जो जैसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं गेट डिजाइन के लिए, स्क्रू डिजाइन के लिए, और डिजाइन ऑफ राइजर भी हमने आपको बताया था कि राइजर हम लोग सिलेंड्रिकल एरिया लेते हैं, तो हमारा फिलिंग टाइम आपका क्या होता है, राइजर में ज़्यादा होता है और गेट और मोल्डिंग में कम लगेगा। मोल्डिंग पहले सॉलिडिफाई होगा, राइजर आपका बाद में सॉलिडिफाई। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल। अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं डियर, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न एक क्या होता है, डुप्लीकेट पार्ट होता है कास्टिंग का। रेप्लिका ऑफ द कास्टिंग इज कॉल्ड पैटर्न। डुप्लीकेट पार्ट किसका बनाया जाता है, या तो वैक्स का, लकड़ी का, मेटल का,
प्लास्टिक का, पीओपी का, इन सारी चीज़ों का हम लोग पैटर्न बनाते हैं। उस पैटर्न को सैंड बॉक्स में रख देते हैं, चारों तरफ सैंड भर देते हैं, सैंड की रैमिंग करते हैं, फिर पैटर्न को बाहर निकाल लेते हैं। तो पैटर्न अपने बराबर की वहाँ कैविटी बना लेता है, उस कैविटी में मोल्टेन मेटल डालकर सॉलिडिफाई कर देते हैं। तो वो मोल्टेन मेटल सॉलिडिफाई होने के बाद एक ऑब्जेक्ट तैयार करता है जिसे हम लोग कास्टिंग। अब इसी पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पैटर्न इज एन एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग कैविटी। पैटर्न का उपयोग कैविटी बनाने के लिए किया जाता है इन द मोल्ड में। देन इनटू विच मोल्टेन मेटल इज पोर्ड टू प्रोड्यूस ए कास्टिंग। उस कैविटी में मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे और एक कास्टिंग को प्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट द पैटर्न इज ए मॉडल और रिप्लिका ऑफ ए कास्टिंग विथ सम मॉडिफिकेशंस। तो पैटर्न एक आपका कास्टिंग का डुप्लीकेट पार्ट होता है। अब मेन इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे डियर, टाइप्स ऑफ पैटर्न। अगर एक पैटर्न से हम लोग देखो, एक पैटर्न हमने बनाया लकड़ी का, हमने उसको सैंड में रखा, रैमिंग किया, पैटर्न बाहर निकाल लिया, उसी पैटर्न को दोबारा हम यूज करें, तीसरी बार यूज करें, मीन्स मल्टीपल टाइम यूज करेंगे, वो पैटर्न हमारे कहलाएंगे परमानेंट पैटर्न। वो किसके किसके बनेंगे? लकड़ी में हमारा टीक का, महोगनी, शीशम, वॉलनट, एप्पल ट्री, इन सब चीज़ों के बनाए जाते हैं, है ना। मैपल, क्रिंच, देवदार, इनके भी बनाए जाते हैं। मेटालिक पैटर्न आपके क्या होते हैं? एल्यूमिनियम, ब्रास, स्टील, इन सब चीज़ों के बनाए जाते हैं। नॉन परमानेंट पैटर्न क्या होते हैं कि एक ही बार आप यूज करो फिर उसके बाद वो तोड़ दो, बेकार हो जाते हैं। तो नॉन परमानेंट पैटर्न में जैसे वैक्स होता है जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें सर्जिकल इक्विपमेंट्स एंड ये ऑर्नामेंट्स वगैरह की कास्टिंग करते हैं, गहने वगैरह। पॉलीस्टीरीन फोम का भी यूज करते हैं और मरकरी या मरकस्ट प्रोसेस में यूज। ये सारे हमारे टेम्पोररी पैटर्न होते हैं। चलिए, अब ये तो हमने आपको डिस्कस किया था। हमारा अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है कि पैटर्न में कुछ हमारे क्या होते हैं, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तब उसे हम लोग एक बेटर पैटर्न की तरह यूज कर पाएंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो पैटर्न का वेट लाइट होना चाहिए, क्योंकि मोल्ड कैविटी में, इस मोल्ड कैविटी में पैटर्न को ले आकर रखना है, फिर पैटर्न को बाहर भी निकालना है। तो बार बार देखो, अंदर रखने और बाहर निकालने में अगर इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा तो मोल्ड कैविटी को भी डैमेज करेगा और उठाना भी आसानी से नहीं हो पाएगा। इसीलिए वेट लाइट होना चाहिए। स्ट्रांग होना चाहिए, इस पे हम चारों तरफ सैंड भरेंगे, जब सैंड की रैमिंग करेंगे, कुटाई करेंगे, तो पैटर्न आपका टूटना नहीं चाहिए। रफ हैंडलिंग में बर्दाश्त कर सके। इजिली वर्केबल होना चाहिए, उस पर कोई भी सरफेस फिनिश वगैरह करनी हो, कुछ डिजाइन चेंज करनी हो तो बहुत हार्ड सरफेस का ना हो, जैसे कास्ट आयरन का पैटर्न बना दो आप, फिर उस पर कोई भी डिजाइन प्रोफाइल काटनी हो तो बहुत टाइम लगेगा। ये हो गया। कॉमा, कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए, जंग उसमें नहीं लगनी चाहिए। देन चीप यानी कि सस्ता होना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। एंड इजिली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। और इजी इन ज्वाइनिंग, आसानी से पैटर्न को हम लोग बिल्ड कर सके, जोड़ सकें। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी होनी चाहिए पैटर्न में। आगे देखिए, एक नोट पॉइंट हमने दिया है, फॉर मेकिंग ए मेटालिक पैटर्न फर्स्ट वुडन पैटर्न इज मेड। पहले अगर हमें कोई भी मेटल का पैटर्न बनाना है तो सबसे पहले हमने किसका देखा था? लकड़ी, वुड का पैटर्न बनाएंगे और यह वुड का पैटर्न कहलाएगा मास्टर पैटर्न। कोई भी पैटर्न अगर मेटल का बनाना है तो बिना वुड का पैटर्न बनाए मेटल का पैटर्न नहीं बन पाएगा। फिर उसी वुड के पैटर्न के सांचे का हम लोग कास्टिंग कर देंगे, वह मेटेलिक पैटर्न में कन्वर्ट हो जाए। तो ये होता है। देन द कास्ट इन द मेटल एंड दिस वुडन पैटर्न इज कॉल्ड मास्टर पैटर्न एंड दिस मास्टर पैटर्न इज गिवन डबल अलाउंसेस। ये भी आपको अभी बताएंगे कि अलाउंसेस क्या होते हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिए जाते हैं। देन अब हम बात करेंगे डियर टाइप्स ऑफ पैटर्न की। इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं। टाइप्स ऑफ पैटर्न से एक न्यूमेरिकल आपका, एक ऑब्जेक्टिव आपका बन जाता है। तो कैसे बनता है? बस इनके यूज से बनता है। ज़्यादातर
पैटर्न के क्लासिफिकेशन के एप्लीकेशन से बनता है कि सिंगल पीस पैटर्न किस टाइप के मटेरियल के लिए यूज किया जाता है, किस टाइप की कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डियर सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। अब सपोज करो कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हमें बनाना था, तो हम क्या करेंगे, पहले एक रेक्टेंगुलर जिस साइज का बॉक्स बनाना था उस साइज का एक पैटर्न बना लेंगे। अब इस पैटर्न को एक ही पीस में बनाएंगे और इस मोल्ड कैविटी में रख देंगे, चारों तरफ से सैंड की रैमरिंग करेंगे। रैमरिंग करने के बाद अब हम इस पैटर्न को बाहर निकाल लेंगे, देन इसके बराबर यहाँ हॉलो कैविटी क्रिएट हो जाएगी, फिर मोल्टेन मेटल भर के हम लोग कास्टिंग को प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ऐसा पैटर्न जो केवल और केवल एक ही बार में हॉलो कैविटी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और एक पीस का बनाया जाए और सॉलिड हो, तो वैसे ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। ये क्या होता है, सिंपल होता है, सिंपल टाइप ऑफ पैटर्न होता है, इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं होते हैं और एग्जैक्टली लाइक एज डिजायर्ड कास्टिंग कॉमन चीपेस्ट पैटर्न होता है। यह आपका सस्ता पैटर्न होता है क्योंकि इस पे कोई भी प्रोफाइल कटी नहीं होती, आसानी से हम लोग बना लेते हैं। देन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो सॉलिड पीस पैटर्न का उपयोग कोई भी लार्ज कास्टिंग स्टफिंग बॉक्स ऑफ स्टीम इंजन बनाने के लिए किया जाता है। स्टीम इंजन में आपने देखा होगा स्टफिंग बॉक्स आपके कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से, एक बहुत बड़े, अब ये यहाँ पे बोल्ट लगे होते हैं, ये हमने ऐसे बना दिया है। स्टफिंग बॉक्स आपने देखा होगा स्टीम इंजन में यूज किया जाता है। उस स्टफिंग बॉक्स की कास्टिंग के लिए सिंगल पीस पैटर्न पहले लेंगे, हॉलो कैविटी बनाएंगे, देन कास्टिंग को कंप्लीट करेंगे। और लार्ज कास्टिंग या कोई बड़ी साइज की कास्टिंग के लिए हम लोग सिंगल पीस पैटर्न का यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, इस तरीके से आपका कोई पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई कास्टिंग बनानी थी डियर, ऐसी कोई कास्टिंग बनानी थी, तो यह देखो केवल एक ही पीस में है। अगर इसे हम लोग यहाँ से आधा काट के अलग कर देते, ये अपर पार्ट अलग होता, लोअर पार्ट अलग होता, और अगर इसका साइज बहुत बड़ा बनाना हो तो देखो सिंगल पीस पैटर्न का डिसएडवांटेज क्या है, बहुत बड़ा पैटर्न हो तो एक बार में आप उठाकर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जब बड़े साइज का पैटर्न बनाना हो तो उसे 2 या 3 पार्ट में बना लेंगे। अब इसको हम लोग 50% यहाँ से काट देंगे, तो ऊपर और नीचे, पहले नीचे के 50% पार्ट को मोल्ड कैविटी में रखेंगे, फिर ऊपर वाले पार्ट को उसके बराबर अलाइनिंग पोजीशन पे रखेंगे और कास्टिंग कर देंगे। तो ये हमारा कहलाएगा 2 पीस पैटर्न। लेकिन अभी ये एक पीस में है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल पीस। अब देखिए स्प्लिट पैटर्न। स्प्लिट पैटर्न आपका क्या होता है, इस तरीके से आप देखिए इस तरीके से 2 पीस में जो पैटर्न हमारे होते हैं, इसका देखिए सबसे पहले एग्जांपल, यूज्ड व्हेन पैटर्न मेकिंग इज डिफिकल्ट बाय सिंगल पीस। जहां पर ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि यदि ऐसी जगह पे जहां सिंगल पीस पैटर्न को यूज करना डिफिकल्ट हो, वहां पर कौन सा पैटर्न ज्यादा सुटेबल होगा, तो वहां पे कौन सा पैटर्न ज्यादा सुटेबल होगा, स्प्लिट पैटर्न। फॉर सच कास्टिंग 2 पीस और 3 पीस पैटर्न आर एम्प्लॉयड। जैसे आप देखो यहाँ पे सेम वही चीज बनाना था, लेकिन उसका साइज जब बढ़ गया तो इसको हमने बीच पर से काट के अलग कर दिया। अब ये हमारा कैसा कहलाएगा, 2 पीस पैटर्न कहलाएगा। और नीचे वाले पार्ट को डियर हम लोग ड्रैग पैटर्न और ऊपर वाले पार्ट को कोप पैटर्न बोलेंगे। इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं स्प्लिट पैटर्न। एंड दे आर मेड इन 2 पार्ट्स विच आर ज्वाइंट एट द पार्टिंग लाइन। जिसे हम लोग पार्टिंग लाइन, यहां जब दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगी पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन पर हम लोग इसे जोड़ देते हैं। देन वन पार्ट ऑफ द पैटर्न इज कंटेन्ड द ड्रैग एंड अदर इज बाय द कोप। एक पार्ट को ड्रैग कहेंगे, एक पार्ट को कोप कहेंगे। अपर पार्ट को हमेशा कोप कहते हैं और लोअर पार्ट को ड्रैग कहते हैं। ये हमारा होता है डियर स्प्लिट पैटर्न। एप्लीकेशन आपने देख ही लिया, और एप्लीकेशन देख लीजिए। स्पिंडल अगर हमें बनाने हो, स्टीम वाल्व बॉडी बनानी हो एंड AK-47 के राइफल स्टॉक्स बनाने हो, तो इन सब चीज़ों में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये एप्लीकेशन तो विशेष तरीके से आपको ध्यान देना है। देन नेक्स्ट बात करते हैं 3 पीस पैटर्न। आपका देखो जैसे वो 2 पीस पैटर्न था वैसे 3 पीस पैटर्न, पीस 1 पीस 2, चाहे 1 2
3, कुछ भी आप कंसीडर करो। तो यहाँ बीच में हमारे देखो सबसे नीचे हमने क्या लगा दिया है, ड्रैग पैटर्न लगाया है। ऊपर हमारा क्या हो गया, कोप पैटर्न हो गया। और बीच में ये जो पार्ट हमारा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, चीक पैटर्न होता है। तो इस तरीके से ये हो गया। ये तो कोप बॉक्स होता है, लेकिन पैटर्न की बात करेंगे, कोप पैटर्न, चीक पैटर्न, कॉमा ड्रैग पैटर्न, तो ये हमारे होते हैं 3 तरीके के पैटर्न। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैटर्न पढ़ते हैं डियर, लूज पीस पैटर्न। लूज पीस पैटर्न का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे पैटर्न, जैसे मान लो किसे हम लोग अगर एक पीस में बनाएं, आप एक पीस में बनाएंगे, इसके चारों तरफ सैंड की रैमरिंग करके रखे हैं। आप देखो सैंड की रैमिंग करके हमने रखी है। अब एक पीस में बना है, ये पूरी सैंड की रैमिंग है, ये मान लो आप ऐसे था। अब इस बॉक्स को जब आप ऊपर हटाओगे तो यहां से देखो ये सैंड क्या है, इस एज की वजह से ये इतना पार्ट आपका क्या होगा, सैंड इरोड होता हुआ आगे बढ़ेगा। यहाँ पर भी इतना पार्ट आपका कटता हुआ आगे बढ़ेगा और ये बॉक्स आपका इस तरीके से ही बन पाएगा। आपका ये सैंड ऐसी नहीं निकल पाएगी। तो कुछ ऐसे डिफिकल्ट शेप जिसे हमें अचीव करना है, तो उसको हमें बनाने के लिए अब पैटर्न को इस पर रखा है तो निकालना भी तो है, और निकालेंगे तो यह क्या करेगा, अपने शेप के बराबर ही इरोड कर, जो सबसे हायर इसका साइज होगा उसी के बराबर इरोड करता हुआ यह निकल जाएगा और बाकी के शेप हमें अडॉप्ट नहीं हो पाएंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं डियर, पैटर्न को मल्टीपल पीस में यूज करते हैं। एक मेन पैटर्न बनाते हैं और एक देखो, जैसे सपोज करो कि हमें कुछ हैवी रेक्टेंगुलर कास्टिंग चाहिए थी, ये जो आप देख रहे हो ये हमें रेक्टेंगुलर हैवी कास्टिंग चाहिए थी। अब इसमें हमने क्या किया कि एक देखो इस तरीके से हमने पैटर्न यूज कर लिया। मान लो कि पहले हम इस पीस को निकालेंगे तो ये इतनी चौड़ाई में तो आसानी से ऐसे निकलता हुआ चला जाएगा। अब उसके बाद यहाँ ये मोल्ड कैविटी हो गई, तो इसको हम लोग इधर खिसका लेंगे इस पार्ट को और फिर ऐसे बाहर कर लेंगे, इस पार्ट को इधर खिसका लेंगे फिर ऐसे बाहर कर देंगे। तो ये वाला पैटर्न आपका मेन पैटर्न कहलाएगा और ये दोनों पार्ट आपके क्या कहलाएंगे, लूज पीस पैटर्न का। अब यहां से अगर आपको ना भी समझ में आए, एक और आपको डायग्राम से समझाते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई मान लो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना था, अब इसको हमें ऐसे बनाना था, इसमें कुछ इस तरीके से ऐसे रॉड लगानी थी। तो हम लोग क्या करेंगे डियर, एक पैटर्न मेन पैटर्न बना दिए, इसे दूसरा पीस बना दिए, तीसरा पीस बना दिए, ये एक अलग पिन लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, नीचे वाले पार्ट में इसको निकाल लेंगे, इसको इस हॉलो कैविटी में ले जाएंगे और फिर नीचे क्योंकि आप देखो ये आपका 2 पीस में होता है, तो आपका क्या होगा, इस अपर पार्ट को निकाल लेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे, इसको लोअर क्या पार्ट को क्या करेंगे, इसको नीचे निकाल लेंगे, फिर इसको इधर करके फिर निकाल लेंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे देखिए, इसको इधर करके निकाल लेंगे और इसको इधर करके रिमूव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा डियर, ये पूरा आसानी से निकल जाएगा। तो कोई भी कठिन शेप बनाने के लिए हम लोग पैटर्न को कई पार्ट में यूज करते हैं। एक पार्ट हमारा मेन पैटर्न होता है और बाकी अदर सारे पार्ट हमारे क्या होते हैं, लूज पीस पैटर्न की तरह वर्क किए जाते हैं। तो लूज पीस पैटर्न आर यूज्ड इन ऑर्डर टू इनेबल देयर इजी विथड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड। मोल्ड से पैटर्न को आसानी से बाहर निकालने के लिए हम लोग पैटर्न को कई सारे पार्ट में यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं लूज पीस। अब इसी में आप देखो, अगर इतने बड़े पैटर्न को बाहर निकालना था तो कठिन हो जाएगा, बहुत वेट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आप देख लो, तो हम पहले इसको एक इस टुकड़े में बाहर निकालेंगे। अब ये टुकड़ा आसानी से निकल जाएगा, फिर इस टुकड़े को इधर खिसकाएंगे और बाहर निकाल लेंगे, इस टुकड़े को इधर खिसकाएंगे और बाहर निकाल लेंगे। तो पैटर्न को आसानी से विथड्रॉल करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। दीज पीसेस फ्रॉम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पैटर्न ड्यूरिंग मोल्डिंग एंड आफ्टर मोल्ड इज कंप्लीट। जब मोल्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा, द पैटर्न इज विथड्रॉल लिविंग द पीसेस। पीस में हमारा पैटर्न बाहर होगा क्योंकि हमने पीस में लगाया था। इन द सैंड विच आर लेटर withdrawn separately through the cavity formed by the
उसमें एक हमारा मेन पैटर्न होगा और बाकी जैसे सपोज करो कि ये पार्ट 1 हो गया, इसे हमने बोल दिया मेन पैटर्न। तो 2 और 3 पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे, लूज पीस पैटर्न की तरह वर्क किए। नेक्स्ट आपका पैटर्न हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डियर, फॉलो बोर्ड पैटर्न। फॉलो बोर्ड पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या होता है डियर कि आप देखो कुछ इस तरीके का अगर हमें पीस बनाना है तो हमें पहले ऐसा पैटर्न बनाना होगा। अब ऐसे पैटर्न को यहाँ पे रखेंगे तो हम क्या करेंगे, सैंड की रैमिंग करेंगे तो ये यहाँ से टूट सकता है, ये यहाँ से टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है। तो इस तरीके से इसे हम लोग ब्रेक होने से बचने के लिए, ब्रेक होने से बचने के लिए इस पैटर्न के सपोर्ट के लिए एक उसके नीचे हम लोग एक बोर्ड बना देते हैं और इस बोर्ड को बोलते हैं फॉलो बोर्ड। अब यहाँ पे रैमिंग करेंगे तो बेंड नहीं होगा, बेंड नहीं होगा, तो इस तरीके से टूटेगा भी नहीं। तो पैटर्न अगर कुछ थिन शीट की कास्टिंग करनी हो, थिन शीट और कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाने हो तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वो फॉलो बोर्ड पैटर्न का, जैसे देखो वीक पैटर्न में गेट डैमेज व्हाइल रैमिंग द सैंड ओवर द पैटर्न इन द मोल्ड। जब हम लोग पैटर्न रखते हैं, देखो पैटर्न ये हमने रखा, अब इस पैटर्न के अंदर सैंड क्या करते हैं, सैंड की रैमिंग करते हैं। अब रैमिंग करेंगे तो ये पैटर्न अगर वीकर एलिमेंट होगा तो टूट जाएगा या अपने शेप को चेंज कर देगा। तो जो शेप चेंज होगा वही शेप की कास्टिंग हॉलो कैविटी बनेगी, तो हमारे लिए वो बेकार है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर उसको नीचे एक सपोर्ट दे देते हैं और सेम उसी शेप का सपोर्ट देते हैं जिस शेप का, देखो इस शेप का हमारा पैटर्न था तो इसी शेप का हमने एक बोर्ड बना लिया और इसके ऊपर देखो ये हमने पैटर्न आपका रख दिया। अब चारों तरफ सैंड की रैमिंग करेंगे, इसे बाहर निकालेंगे, इस पैटर्न को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे एक हॉलो कैविटी बन जाएगी, तो इसे बोलते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो फॉलो बोर्ड इज यूज्ड टू सपोर्ट द वीक पैटर्न, जो वीक पैटर्न होगा उसी को सपोर्ट करने के लिए फॉलो बोर्ड का यूज किया जाता है। देन ये आपका हो गया फॉलो बोर्ड पैटर्न। अब बात करते हैं मैच प्लेट पैटर्न की। मैच प्लेट पैटर्न का मतलब क्या होता है डियर, इस तरीके से आप डायग्राम देखो, ये प्लेट और ये प्लेटों को आपस में हम लोग क्या करते, इसको एक हमें स्फेयर बनाने थे, एक स्फेयर बनाने थे। यहाँ पे आप देखो इसको हम दो पार्ट में देखेंगे, एक अपर पार्ट ये हो गया, लोअर पार्ट आपका ये हो गया, ये आपका डायग्राम बना हुआ है। आप 3D में देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपका इसमें क्या है, एक सर्किल है, एक सर्किल है। अब ऊपर और नीचे ये वाला पार्ट इसके अंदर आकर फिट हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं मैच प्लेट पैटर्न, एक प्लेट और दो प्लेट। अब दोनों में क्या है कि हम यहाँ पे कैविटी दे देंगे और वो कैविटी में मोल्टेन मेटल डालेंगे तो वो मोल्टेन मेटल फिल होगा इन दोनों में और इधर भी जाकर फिल हो जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे मोल्टेन मेटल दे दिए, अब मोल्टेन मेटल क्या होगा, इधर भी रास्ता है इंटर करने के लिए, इधर भी इंटर करने के लिए, इधर भी इंटर करेगा, इधर भी इंटर करेगा। तो इस तरीके से अब ये आपस में भी फिल कर सकता है। यहाँ पे एक कैविटी हमने बनाई, यहाँ पे बनाई, यहाँ पे बनाई और यहाँ पे बनाई। इन सभी कैविटी को एक साथ फिल करने के लिए सेंटर पे हमने आपका क्या कर दिया, रास्ता बना दिया। अब मोल्टेन मेटल डालेंगे तो चारों में आसानी से फिल हो जाएगा। तो एक साथ मल्टीपल कास्टिंग करने के लिए हमने ऐसा पैटर्न बनाया और इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं डियर मैच प्लेट। तो आई थिंक आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैच प्लेट पैटर्न आपका क्या होगा, फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न इट इज यूज्ड for producing a small size of precision casting in mass production is required piston ring। हमने क्या किया, ऐसा पैटर्न इसलिए बनाया क्योंकि एक बार में मल्टीपल कास्टिंग को बना सकेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मास प्रोडक्शन में यूज करने के लिए सही रहेगा। देन अब इसमें सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं कि मान लो पिस्टन रिंग बनानी है, तो पिस्टन रिंग कुछ इस तरीके से होती है, पिस्टन रिंग कुछ इस तरीके से होती है। 3-4 टाइप की रिंग होती हैं, ऑयल रिंग होती है, कंप्रेशन रिंग होती है, इंटरमीडिएट रिंग होती है, सबका अपना अलग अलग काम होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस रिंग को बनाने के लिए ये हमने कैविटी दे दी, ये कैविटी दे दी। अब इस कैविटी में एक साथ मोल्टेन मेटल आकर भर जाएगा। तो स्मॉल और प्रिसीजन एक्यूरेट और प्रिसीजन ऑब्जेक्ट की मास प्रोडक्शन में कास्टिंग के लिए
मैच प्लेट पैटर्न का यूज करते हैं। देन मैच प्लेट पैटर्न आर एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्टेड बट द इनिशियल कॉस्ट इज जस्टिफाइड इन मास प्रोडक्शन। तो मैच प्लेट पैटर्न को बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन यह मास प्रोडक्शन में कास्ट को लो कर देता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन की लो हो जाएगी। तो ये होता है। देन द पैटर्न आर सूटेड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल कास्टिंग ऑफ मोल्डिंग। ये डियर हमारा क्या होता है, मैच प्लेट। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न में। ये भी आप मैच प्लेट पैटर्न की तरह समझ सकते हो, है ना। आप इसको भी मैच प्लेट पैटर्न की तरह समझ सकते हो कि देखो एक प्लेट आपकी ये बनी हुई है, इसके ऊपर ये प्लेट रखी हुई है, ये कंस्ट्रक्शन आपका इस तरीके से बना हुआ है। अब इसको हम लोग आसानी से रखेंगे और कास्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या मोल्टेन मेटल डालेंगे तो इसके अंदर जो जो शेप होगी वहाँ जाकर मटेरियल फिल करेगा। तो इसे हम लोग मैच प्लेट पैटर्न। इट कंसिस्ट ऑफ ए मैच प्लेट on either side or which is half of split pattern is first end, or match plate pattern is normally used in machine molding। मशीन मोल्डिंग में सिंपली इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखें। देन नेक्स्ट देखते हैं स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न मतलब आप समझो डियर कि मंदिर की जैसे घंटी, जैसे सपोज करो ये आपका क्या हो जाए, ये सैंड से भर जाए, इसे हम लोग बोल दें ड्रैग। अब इस ड्रैग, देखो ये ड्रैग हमारा हो गया। अब इस ड्रैग में सपोज करो कि ये हमारे पास एक हाफ पार्ट हो जाए, एक हमारे पास ये सॉलिड हाफ पार्ट हो जाए। इसको हम लोग क्या करें डियर, यहां पे लाकर ऐसे इंटर कर दें, यहां पे ऐसे हम लोग इंटर कर दिए। और इंटर करने के बाद इसे हम लोग क्या करें, सर्कुलर ऐसे घुमा दें। घुमा देंगे तो सेम यही आकृति इस पूरे पैटर्न में आसानी से हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो हम लोग जैसे मंदिर की घंटी वगैरह टेम्पल बेल बनाना हो तो उसका हाफ पार्ट लेंगे और सैंड में घुमा दिए, वो आकृति बन गई। तो उस तरीके से वहां पे उसकी हम लोग कास्टिंग कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग पैटर्न को बोलते हैं स्वीप पैटर्न। जैसे देखो ये आप देख रहे हो, ये सैंड था, ये पूरा ऐसे भरा हुआ था। यहाँ पे इस टाइप का हमने क्या ले लिया, ये हमारा है पैटर्न। इस पैटर्न को यहाँ क्लिप से बांध दिया। क्लिप से इसलिए बांध दिया इसके रॉड पे चारों तरफ से घुमाने के लिए। अब इस पैटर्न को ऐसे चारों तरफ घुमाएंगे तो ये वाली शेप हमें आसानी से अचीव हो जाएगी पूरे मोल्ड कैविटी में। देन इसमें मोल्टेन मेटल डालकर कास्टिंग, इस शेप की कास्टिंग हम लोग अचीव कर लेंगे। ये घूमता है इसीलिए इसे बोलते हैं स्वीप पैटर्न। इसे पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए एक वर्टिकल पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। Then a sweep pattern is just a form made on a wooden board which sweep the shape of the casting into the sand all around the circumference। एक हमारा क्या होता है स्वीप पैटर्न, ये बनाया जाता है लकड़ी का और सैंड में रख कर चारों तरफ घुमा दिया जाता है, जिससे हमारी क्या होती है, एक कास्टिंग बन जाती है, मोल्ड कैविटी बन जाती है। द स्वीप पैटर्न रोटेट अबाउट द पोस्ट। अब ये जो पोस्ट हमारा होता है, इस पोस्ट के अबाउट हम लोग इसे रोटेट कराते हैं। कॉमा स्वीप पैटर्न अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ मेकिंग ए फुल कॉमा लार्ज सर्कुलर एंड कॉस्टली 3 डायमेंशनल पैटर्न। तो इसके लिए हमें अवॉइड करता है। और इसका यूज कहाँ होता है, स्वीप पैटर्न इज प्रेफर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज कास्टिंग ऑफ सर्कुलर सेक्शन एंड सिमेट्रिकल शेप। और सबसे अच्छा एग्जांपल आपका होता है टेम्पल बेल। ये पूछा भी गया है, टेम्पल बेल। टेम्पल बेल यानी मंदिर की घंटी बनाने में किस टाइप के पैटर्न का यूज करते हैं, तो स्वीप पैटर्न का। देन नेक्स्ट आपका है डियर गेटेड पैटर्न। अब देखिए गेटेड पैटर्न आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर हमें सॉलिड बाल्स वगैरह बनानी है मल्टीपल कास्टिंग के लिए,
सॉलिड बाल्स, सब एक छोटी छोटी बाल्स को एक बार में कास्टिंग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक गेट इधर बना दिए, एक गेट इधर बना दिए, एक इधर, चाहे तो और भी मल्टीपल गेट बना देंगे। और यहाँ स्फेरिकल हॉलो कैविटी, स्फेरिकल हॉलो कैविटी, स्फेरिकल हॉलो कैविटी, स्फेरिकल हॉलो कैविटी। अब इसके अंदर मोल्टेन मेटल हम लोग डालेंगे तो चारों तरफ फिल करेगा, इधर जाएगा भरेगा, इधर भरेगा, इधर फिल होगा और यहाँ पे फिल होगा। तो इस तरीके से एक बार में मल्टीपल सॉलिड ऑब्जेक्ट की कास्टिंग हम लोग कर लेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं गेटेड पैटर्न, लेकिन गेट हमारे लगे होंगे, इन्हीं सब एंट्री पॉइंट को गेट बोलते। देखिए, द सेक्शन कनेक्टिंग डिफरेंट पैटर्न सर्व एज ए रनर गेट। यहां देखो कई सारे लगे होते हैं, आप इसे रनर बोलो, रनर ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये सारे एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट आपके क्या होते हैं, गेट होते हैं। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, पैटर्न सर्व एज रनर एंड गेट इसमें लगे होते हैं। दिस फैसिलिटेट फिलिंग ऑफ द मोल्ड विथ मोल्टेन मेटल इन ए बेटर मैनर एंड एट द सेम टाइम एलिमेंट द टाइम एंड लेबर अदरवाइज कंज्यूम्ड इन द कास्टिंग रनर एंड गेट। तो ये क्या करता है कि एक बार में सारी जगहों पे हमारे मोल्टेन मेटल को फिल कर देता है। तो जिससे यहाँ पे क्या होता है, एक मोल्टेन मेटल को फिल करने में जो टाइम लगता है उसी टाइम में सभी फिल हो जाता है। तो हमारी फिलिंग टाइम क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, जिससे लेबर कॉस्ट भी घट जाती है। तो यह इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। द गेटेड पैटर्न कैन मैन्युफैक्चर मेनी कास्टिंग एट वन टाइम। एक बार में ही कई सारी कास्टिंग को बनाने के लिए हम लोग गेटेड पैटर्न का यूज करते हैं डियर, मतलब मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं। एंड थॉस इट इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन सिस्टम, इसीलिए इसे हम लोग मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं। देन गेटेड पैटर्न आर एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग स्मॉल कास्टिंग लाइक आपके क्या है, बाल्स। कौन से बाल्स, बियरिंग बाल्स। अगर बियरिंग बाल्स बनाना है तो इसका एग्जांपल आपका सबसे अच्छा रहेगा गेटेड पैटर्न। ये आपका एक, इन एग्जांपल से ही सीधे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। चार ऑप्शन देंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपका पुटअप रहेगा। क्वेश्चन रहेगा फॉर प्रोड्यूसिंग बियरिंग बाल्स which pattern are used, चार ऑप्शन देगा, चारों में केवल एक ऑप्शन आपका देगा गेटेड पैटर्न, अदरवाइज बाकी के तीन ऑप्शन आपके रॉन्ग देंगे। स्प्लिट पैटर्न, देन गेटेड पैटर्न के बाद ये जो हमारा था स्वीप पैटर्न, और कंफ्यूज करने के लिए मैच प्लेट पैटर्न भी आपका दे देगा। मैच प्लेट पैटर्न, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गेट। तो इस तरीके से डियर हमारा होगा गेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, देखिए गेटेड पैटर्न। आप जैसे देखो ये रनर हो गया, एक का मोल्ड कैविटी हमने ये बनाई थी, एक मोल्ड कैविटी ये सारी मोल्ड कैविटी हैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारा गेट लगा हुआ है, ये एंट्री पॉइंट। अब यहाँ से मोल्टेन मेटल जाएगा और सब तरफ क्या होगा, फिल करेगा। तो इस तरीके से एक बार में कई सारी कास्टिंग को प्रोड्यूस करेंगे। इस वाले पार्ट को रनर बोलते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, गेट होते हैं। मल्टीपल गेट इसे हम लोग बोलते हैं। देन कोप एंड ड्रैग आपका क्या होता है, दो पार्ट में होता है। अपर मोल्डिंग बॉक्स को हम लोग कोप बोलते हैं और लोअर मोल्डिंग बॉक्स को हम लोग ड्रैग बोलते हैं। इस अपर को कोप, इस लोअर को ड्रैग बोलते हैं। तो कोप एंड ड्रैग आपका सिंपल कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। ए कोप एंड ड्रैग इज अनदर फॉर्म ऑफ स्प्लिट पैटर्न। जो हम लोगों ने स्प्लिट पैटर्न पढ़ा था दो पार्ट में, एक सिंगल पीस पैटर्न पढ़ा था
देन स्प्लिट पैटर्न पढ़ा था। स्प्लिट पैटर्न में पैटर्न को 2 या 2 से अधिक 3 पैटर्न में हम लोग 3 पीस में डिवाइड कर लेते थे, तो उसीलिए इसे हम लोग एज ए स्प्लिट पैटर्न बोलते हैं। ईच हाफ ऑफ द पैटर्न इज फिक्स्ड टू ए सेपरेट मेटल या वुडन प्लेट। सभी आधे पार्ट्स हमारे या तो मेटल के या वुडन प्लेट के बनाए जाते हैं। कॉमा पोप एंड ड्रैग पैटर्न आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बिग कास्टिंग। अगर बड़े साइज की कास्टिंग को हमें बनाना हो तो उस समय पोप एंड ड्रैग का यूज कर लेंगे। ये आपके होते हैं पोप एंड ड्रैग। देन आपका नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट हमारा आपका क्या होगा, सेगमेंटल पैटर्न। उसके बाद नेक्स्ट आपका होगा सेल पैटर्न। देन आपके होंगे लैग्ड अप पैटर्न। इस तरीके से ये हमारे पैटर्न होंगे। इसमें देखिए सेल पैटर्न आपके क्या होते हैं, पहले सेगमेंटल पैटर्न। इस तरीके का पैटर्न जो आपका होता है, देखिए इस पैटर्न को हम लोग यहाँ पकड़ते हैं और इसे चारों तरफ ऐसे घुमा देते हैं, तो ये वाला शेप हमें उस ऑब्जेक्ट में मिल जाता है। देन उस शेप में मोल्टेन मेटल डाल देते हैं, तो वहाँ पे उस तरीके का एक हमारा क्या होता है, ऐसी बेंड ट्यूब या पाइप आराम से प्रोड्यूस हो जाती है। हॉलो सर्कुलर शाफ्ट भी मिल जाती है। जैसे देखो, इट इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग सर्कुलर कास्टिंग। जैसे मान लो ये हमारा मोल्ड कैविटी हो जाए, आप यहाँ देखो ये मोल्ड कैविटी हो जाए, यहाँ मैंने सैंड की फिलिंग कर दी। अब इस पार्ट को उठाया हमने और इस पार्ट को यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रखा हमने और इसको यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे रखने के बाद ये जो आपने देखा, इस पार्ट को जब चारों तरफ घुमाएंगे एक हमारे पास क्या हो जाएगी, इस तरीके के हॉलो सर्कुलर सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब इस पे मोल्टेन मेटल हम लोग फिल करेंगे, एक इस तरीके का सर्कुलर कास्टिंग हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा। तो इस तरीके से हमारा होगा एक प्रिपेयरिंग सर्कुलर कास्टिंग के लिए हम लोग सेगमेंटल पैटर्न का यूज करेंगे। देन इन दिस टाइप इट डज नॉट रिवॉल्व लाइक स्वीप पैटर्न, इंस्टेड प्रिपेयर्ड द मोल्ड बाय द पार्ट, कॉमा इट कंप्लीट वन पोर्शन ऑफ द मोल्ड एंड मूव्स टू द नेक्स्ट पोजीशन। देखो इस तरीके का जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, एक पोर्शन आपका यहाँ रखा रहेगा और ये हमारा पकड़ेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से इसको ऐसे घुमा देंगे, वहां पे हमारी हॉलो सर्कुलर कैविटी क्रिएट हो जाएगी। देन मोल्ड इज कंप्लीटेड, हमारा मोल्ड बन जाएगा। और यूज कहाँ पे करेंगे, सर्कुलर वर्क बनाने के लिए, लाइक दैट बड़े साइज की रिंग, कॉमा पुली बनाने के लिए, कॉमा रिम्स जो हमारी बाइक या साइकिल में लगती हैं, कॉमा व्हील्स बनाने के लिए यूज हम लोग। एक आपका था स्केलेटन पैटर्न। इस तरीके का पैटर्न आपका जो होता है हॉलो सिलेंड्रिकल सेल्स बनाने के लिए। देखें स्केलेटन पैटर्न इज ए स्केलेटन ऑफ डिजायर्ड शेप, और इसको जो है हम लोग बनाते हैं वुड का बनाते हैं, और इसमें पतली मेटेलिक स्ट्रिप का भी हम लोग बनाते हैं। और सिंपल से इस पैटर्न का उपयोग हम लोग लार्ज कास्टिंग में, बड़े साइज की कास्टिंग के लिए करते हैं। और बड़े साइज की कास्टिंग में मतलब सेल्स एंड ड्रम को बनाने में। वैसे तो सेल और ड्रम को बनाने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का यूज करेंगे, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड सेंट्रीफ्यूगिंग कास्टिंग। लेकिन अगर हम लोग सॉलिड की बात करेंगे तो वहाँ पर सेल्स एंड ड्रम बनाने के लिए स्केलेटन पैटर्न का यूज करेंगे। वह कुछ इस तरीके से होगा, हाफ पार्ट ये है और ये इस तरीके से यहाँ तक हो गया, जस्ट इसके नीचे एक हाफ पार्ट रख देंगे, तो इस तरीके से हमारी मोल्ड कैविटी क्रिएट हो जाए। देन सेल पैटर्न आपका क्या होगा, खोखले। देखो खोखले पाइप को बनाने के लिए, ये इस पाइप को बनाने के लिए ये मोल्ड कैविटी यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। सिंपल सी बात है। सेल पैटर्न इज लार्ज यूज फॉर ड्रेनिंग फिटिंग्स कॉमा पाइप वर्क। पाइप वर्क, ड्रेनिंग यानी ड्रेनेज मतलब सिंचाई सिस्टम में, और मेटल पाइप वर्क में और फिटिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। दिस सेल पैटर्न इज हॉलो कंस्ट्रक्शन। ये जो सेल पैटर्न हमारे होते हैं खोखले होते हैं। इसमें क्या होते हैं, खोखले साइज के बनाए जाएंगे, जिससे लाइक एज ए सेल मतलब एक सेल की तरह बनाए जाएंगे। देन द आउटसाइड शेप इज यूज
एज मेक ए पैटर्न, इस आउटसाइड का ही यूज हम लोग पैटर्न बनाने के लिए करते हैं, बाकी ये इनसाइड का यूज नहीं करेंगे। मेक द मोल्ड व्हाइल इनसाइड यूज्ड एज ए कोर बॉक्स फॉर मेकिंग कोर। अब यहाँ पे देखो अंदर पे क्या होता है कि अगर हॉलो क्रॉस सेक्शन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कोर सैंड का यूज करेंगे, देन यहाँ पे हमें एक हॉलो क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, एक सॉलिड इस तरीके से इस पाइप के माध्यम से एक इतना बड़ा मतलब हॉलो स्पेस क्रिएट कर लेंगे। फिर अगर उसमें हमें कास्टिंग हॉलो चाहिए तो इस साइज का हम लोग क्या करेंगे, कोर बना लेंगे और उस कोर को उसके अंदर फिट कर देंगे, तो हमें एक सर्कुलर हॉलो क्रॉस सेक्शन पाइप, तो ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं सेल पैटर्न। एक आपका होता है लैग्ड अप पैटर्न और एक आपका होता है यही लैग्ड अप पैटर्न। इस तरीके का देखो, ऐसा आपका जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, एक पट्टी दिखाई दे रही है, मतलब बैरल्स ऑफ पाइप कॉमा कॉलम आर बिल्ट अप विथ लैग और स्टेप कंस्ट्रक्शन टू इंश्योर प्रॉपर शेप। मतलब कुछ इस टाइप का स्पेशल शेप अगर आपको कास्टिंग करनी है तो उसे हम लोग लैग्ड अप पैटर्न से बनाते हैं। तो ये था हमारा पैटर्न। अब इस पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने दिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले देखो पैटर्न है ऑल्सो सम आइडेंटिफायर्स सच एज कलर ऑन देम ईच विच हैज डिफरेंट मीनिंग। अगर पैटर्न पे कलर की बात करें कि हम लोग पैटर्न पे कौन कौन सा कलर करते हैं, मान लो कोई पैटर्न इस तरीके से रखा है, अब इसके फेस पे अगर यहाँ पे हम लोग कुछ कलर कर देंगे तो उस कलर से पता चलेगा कि उस पैटर्न पे किस टाइप की वर्किंग करनी है। अब उस कलर के अकॉर्डिंग अगर जैसे देखो कि मान लो इस फेस पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारा है पैटर्न कलर कोड, कोडिंग क्या है। अगर उस सरफेस पे हमें क्या है, देखो सरफेस टू बी लेफ्ट अनफिनिश्ड आर पेंटेड ब्लैक, अगर वहां पे सरफेस अनफिनिश्ड है तो उसे हम लोग किस कलर से करेंगे, ब्लैक से पेंटिंग कर देंगे, तो मतलब हमें फिनिश करना है। सरफेस टू बी मशीन्ड आर पेंटेड रेड, अगर यहाँ पे मशीनिंग करनी है, देखो अगर सरफेस को अनफिनिश्ड करना है ब्लैक कलर से करेंगे, और अगर मशीनिंग करना है इस सरफेस को, मान लो इस सरफेस को मशीनिंग करना है, इसको भी मशीनिंग करना है, तो इन दोनों को हम लोग किस कलर से पेंट कर देंगे, रेड कलर से कर, कॉमा कोर प्रिंट एंड शीट्स फॉर लूज कोर प्रिंट्स आर टू बी पेंटेड बाय येलो। कोर और कोर प्रिंट को हम लोग येलो कलर से पेंट करते हैं, और भी ज़्यादा डिटेल में हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो इस तरीके से माय डियर, ये देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न अलाउंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास माय डियर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डियर, आज की क्लास यहीं स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।